स्वागत कुमार दीपक जी। सभी को नमस्कार। जो आने वाले हैं उनको अग्रिम नमस्कार यहाँ से प्रेषित कर रहा हूँ। उनको सिर्फ बाद में सूचना दी जाएगी कि आप आए नहीं थे, लेकिन प्रणाम की औपचारिकता पूरी हो गई थी और उसमें आप सब लोग शामिल हैं। ऐसा भी किया जा सकता है। आज पत्रकारिता दिवस भी है और जिस साल से हम लोग गुजर रहे हैं, ये साल महात्मा गांधी की जयंती की 150वीं साल भी है। और आज हमारा विषय महात्मा गांधी, गांव और प्रवासी मजदूर। मुझे प्रवासी मजदूर कहना भी ठीक नहीं लगता, वो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं। और प्रवासी मजदूर कहने से, क्योंकि ये कोई सम्मानजनक पता नहीं, श्रम का महत्व रहा नहीं, इसलिए वो श्रमिक का महत्व भी नहीं जानते। हमें उन्हें संबोधित करने के लिए कोई दूसरा शब्द तलाश करना होगा। राष्ट्रपति जी ने जब शपथ ग्रहण किया था, तब उन्होंने कहा था कि यह देश सिर्फ बड़े बड़े लोगों से नहीं बनता है, बल्कि यह देश उन तमाम छोटे लोग, उनको ही संबोधित किया था जो आज सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, जो रेलों पे मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं, रेल की पटरियों पे मर रहे हैं। उनको देश निर्माता कहकर घोषित किया था और यह सच भी है। महात्मा गांधी जी का जो लक्ष्य था, वो जब कभी वो तावीज़ देते थे तो उस तावीज़ में वही कहते थे और वो अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करते थे। गांधी जी की जयंती पर जब आश्रम के लोगों ने घी के दिए जलाए तो गांधी बहुत बिगड़े। अरे मेरे लिए घी के दिए, इस देश में लोगों को खाने के अनाज नहीं मिलते और हमारे लिए जयंती पर घी के दिए। जब तक कि इस देश के एक एक लोग अपने जन्म दिवस पर घी के दिए जलाने के लिए सक्षम नहीं हो जाते, तब तक हमारे जन्म दिवस पर घी के दिए नहीं जलाए जाने चाहिए। और नहीं जलाया गया। आज भी सेवाग्राम आश्रम में उनकी कुटिया में लालटेन ही रखा हुआ है। सेवाग्राम आश्रम के चारों तरफ सूर्य की रोशनी से कुछ प्रकाश की व्यवस्था शाम में की जाती है, लेकिन कुटिया में तो आज भी लालटेन ही जलते हैं, क्योंकि उनका कहना था जब तक कि इस देश के घर घर में बिजली नहीं आ जाए, तब तक हमारे पास भी बिजली नहीं रहनी चाहिए। तो आज सड़कों पर जो लोग पलायन कर रहे हैं, रिवर्स, ये बात 1936 में गांधी जी ने कहा था कि दिल्ली से गांव की तरफ, दिल्ली से देहात की तरफ चलो। तो आज जब उस समय आज़ादी की लड़ाई के दिनों में गांधी जी ने यह नारा दिया था, सेवाग्राम में एक गांव में जाकर उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी और वहां से गांव के विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो उस समय वो कहते थे
कि दिल्ली से देहात की आना है। और आज जो पलायन हो रहा है वो वही पलायन हो रहा है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर गांधी की बात उस समय उतनी पूर्णता के साथ नहीं मानी गई, लेकिन आज गांव के लोगों ने शहरों को छोड़कर एक तरह से गांधी की बात मानी। ये तो पहला चरण हुआ है कि दिल्ली से देहात की ओर चले हैं। अब ये सब लोग राष्ट्र निर्माता हैं, लौटकर गांव जा रहे हैं। ये अगर गांव के अच्छे निर्माता बन जाते हैं तो गांव शहरों के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। महात्मा जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। सही में बसती है, आज भी बसती है। भले आज हम उन पर तवज्जो नहीं दें। जो गांव से शहरों की तरफ गए, उन्होंने उन शहरों में अपनी गांव की संस्कृति को लाने की कोशिश की। छठ पर्व का उत्सव, सरस्वती पूजा का उत्सव, इस तरह आप आकलन करने की कोशिश करेंगे तो गांव की संस्कृति पीछा छोड़ती नहीं है। यानी भारत की आत्मा गांव है, और गांव का मतलब सिर्फ एक आवासीय भूखंड नहीं है। हमारे गांव से ही भारत की संस्कृति का विकास हुआ है। और हम आज़ाद भारत में जो सरकारें हैं उनको ज़्यादा दोष न दें, क्योंकि हमारे गांव को उजाड़ा है अंग्रेज़ों ने, बहुत सारे अंग्रेज़ों ने। और फिर उनको उजाड़ने का सिलसिला शुरू किया जिन लोगों ने अंग्रेजियत ओढ़ ली। इसीलिए आज हिंदी को वह महत्व नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग आज भी हैं। आज तो अंग्रेजी का और भी बोलबाला हो गया है, हिंदी तो और पीछे चली गई है। तो मैं ये कह रहा था कि गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव अगर बर्बाद होता है तो भारत बर्बाद होता है। और सचमुच में अब तो इन दिनों, पिछले 60 दिनों से स्मार्ट शहर की कोई चर्चा नहीं होती, क्योंकि स्मार्ट शहर ने दिखा दिया कि वो किस तरह के स्मार्ट हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने 6 साल के शासनकाल की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, लेकिन उसमें स्मार्ट शहर की चर्चा नहीं कर रहे हैं। 370 नागरिकता कानून वगैरह तो करते हैं, लेकिन स्मार्ट शहर की बात नहीं हो रही है। क्योंकि अभी शहरों ने जो निर्ममता दिखाई है, जो बर्बरता दिखाई है, जो कायरता दिखाई है, जो उन्होंने इंसानियत को तमाचा मारने की कोशिश की है शहरों ने, मैं तो यह कहूँगा कि ये सड़कों पर चलने वाले हमारे देश के दीनहीन मजबूर लोग, मैं उन्हें प्रवासी मजदूर नहीं कहूँगा, दीनहीन लोग जो भारत के मालिक हैं, जैसे हम मालिक हैं वैसे वो मालिक हैं, उन्होंने लॉकडाउन के बाद स्वयं से गांव की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लेकर उन्होंने एक तरह से नई शताब्दी में एक नए सत्याग्रह का सूत्रपात कर दिया है। यह एक सत्याग्रह है, क्योंकि लॉकडाउन के दूसरे ही दिन जब सड़कों पर इन लोगों का काफिला चल पड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने भी माफ़ी मांगी, और उनके माफ़ी मांगने के अंदाज से यह लगा कि इस देश की सरकार को पता ही नहीं है कि उनके नागरिक कहाँ कहाँ किस किस हाल में हैं।
दिल्ली में, देश के विभिन्न शहरों में बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं, यूपी के लोग भी जाते हैं, लेकिन वो उस राज्य के ही भरोसे रह जाते हैं। जिस राज्य से ये लोग निकलकर दूसरे राज्य में जाते हैं, उस राज्य की सरकार, उस राज्य के अधिकारी, उस राज्य के राजनीतिज्ञ उनसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं आपको बताता हूँ, 25 साल पहले जब शिमला में मैं जनसत्ता के लिए काम कर रहा था, तो मैंने वहाँ देखा शिमला की ऊंची नीची धरती पर मजदूरी का काम करने के लिए जम्मू कश्मीर से लोग आते थे और वहाँ वो मजदूरी करते थे। ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन वहाँ मैंने घूमते घामते एक जगह देखा, श्रमिक कार्यालय, जम्मू कश्मीर सरकार। तो इससे मुझे यह अंदाज़ा लगा कि यहाँ जो मज़दूर काम करते हैं, जिस राज्य से ये आए हैं, उस राज्य की सरकार का श्रम विभाग उनका ध्यान रखता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आज से 25 साल पहले की। क्या कोई बिहार सरकार ने महाराष्ट्र में, बम्बई में, जहाँ बिहार की ज़्यादा आबादी है, वहाँ कोई अपना श्रमिक कार्यालय खोला है या कभी खोलने को सोचा है? अगर वह श्रमिक कार्यालय होता तो कम से कम उस श्रमिक कार्यालय में किस खास जगह पर कितने मजदूर काम कर रहे हैं उसका एक आंकड़ा तो उनके पास होता, और ऐसे आपदा के समय में उनके लिए एक विशेष प्रबंध करने में सहूलियत होती। तो मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी जी की बात आज़ाद भारत की सरकार ने भुला दिया, और गांधी जी ने जो लड़ाई शुरू की थी, वह लड़ाई आज़ाद भारत की सरकारों के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा हमारे गांव में, देश में सांप्रदायिकता फैलाना, ऊंच नीच फैलाना, अंग्रेज़ी से जोड़ना, स्वदेशी चीज़ों से नफ़रत करना, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है वो अंग्रेज़ बीज डाल कर गए। आज़ाद भारत में हम सब लोगों को इनको ख़त्म करना था, हटाना था। हम उस काम में नहीं लग पाए। गांधी जी बड़े बड़े मकानों से रहते हुए अंत में जब वो सेवाग्राम आए तो 500 रुपये में एक झोपड़ी बनाई, और उन्होंने ये कहा कि ये झोपड़ी जो है स्थानीय साधनों से बनेगी। आज लोकल वोकल कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी जब लोकल वोकल कह रहे थे तब तो उन पर ध्यान नहीं दिया गया। और हमारे लिए फ़ख्र की बात है जब हम बांग्लादेश के नागरिक से मिलते हैं, हम श्रीलंका के नागरिक से मिलते हैं, या दुनिया के किसी भी देश के नागरिक से मिलते हैं, तो वो हमारा इस बात के लिए अभिवादन करते हैं कि आप उस देश के हो जिस देश में गांधी थे। गांधी के नाम से हमें इतना बड़ा सम्मान मिल जाता है, हमारे देश को एक पहचान मिल जाती है। हम किस नए भारत की बात करते हैं? मैं कहता हूँ कि आने वाली सदियों तक भारत की पहचान महात्मा गांधी से होगी, और महात्मा गांधी जिस भारत को बनाना चाहते थे वो भारत अभी नहीं बना है, और ये नया भारत तो एक सिर्फ जुमला है, नए नए नारे हैं। ये जो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, अपने गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने अपने सत्याग्रह से यह महसूस कराया है कि ये जो सरकारें हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जबकि सरकारें कहती रहती हैं हमने हॉस्पिटल खोल दिया, हमने स्कूल खोल दिया, हमने सड़कें बना दी, हमने जो है सिंचाई की व्यवस्था कर दी, बीज कर दिया, सब कुछ कर दिया। आज इनके दृश्य को देखकर लगता है कि कहाँ कर रहे थे, किस आसमान में फसल बोई जा रही थी क्या? बरसों से शहरों में
छोटे छोटे कमरों में दर्जनों दर्जन लोग एक साथ रहते आए, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलती, कोई किसी दुर्घटना में घायल हो जाता, मौत हो जाती तो कंपनी उसको मुआवजा नहीं देती, और वह गरीब आदमी जो है अपने उनकी पत्नी या उनके बच्चे जो आश्रित थे वो दौड़ दौड़ के थक जाते हैं और उनको मुआवजा नहीं मिलता। और जब ये नागरिक गांव की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं तब इनके अधिकारों पर आक्रमण करने के लिए आप श्रम कानूनों में संशोधन करने लग जाते हो। वक्त भी तो देखा जाना चाहिए कि कब किसके साथ, यानी जब आपके साथ बहुत दर्दनाक परिस्थिति सामने आई है उसी समय हम आपको ये बता रहे हैं कि हम आप पर और हमला करेंगे। अभी तुम बच जाओ, उसके बाद जब तुम काम करने आओगे तो पहले तो तुम 6 घंटे करते थे, अब 12 घंटे करोगे। तो वक्त भी तो देखा जाना चाहिए कि आप पर कब कार्रवाई हो। यानी अभी लोग घर तक पहुँचे नहीं और हम श्रम कानूनों में संशोधन करने लग गए। यानी यह देश जो है, इस देश में सड़कों पर चलने वाले लोगों का नहीं है। इस देश को जो पैसे वाले लोग हैं, जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, यानी जो ईस्ट इंडिया टाइप के जो लोग थे, वही ईस्ट इंडिया टाइप के तरह से लोगों का विकास हो रहा है और गरीबों का शोषण हो रहा है। अरे अगर ये मज़दूर श्रम करके पैसा लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर देते हैं, उसके अलावा तो आप कुछ देते नहीं, एक सम्मान भी नहीं देते, एक नमस्कार भी ठीक से सुबह सुबह नहीं देते उसको। और जो लोग बहुत ज़्यादा सैलरी लेकर के काम करते हैं उनको तो सैलरी भी मिलती है, ऊपर से अवार्ड भी लाखों रुपए का मिल जाता है। क्यों भाई, आप तो समाज से ले ही रहे थे तो फिर क्यों ले रहे हो? तो यह देश जो है, कहा जाता रहा है कि एक इंडिया है, एक भारत है। न्यू इंडिया तो चमक रहा है और हमारा भारत ख़त्म हो रहा है। हम भारत माता की जय लगा रहे हैं। किसकी जय कर रहे हैं? महात्मा गांधी दरिद्र नारायण की पूजा करते थे, उनको कसौटी पर रख कर देखते थे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। अब गांव लौट रहे हैं, अखबारों में इसके पहले रोज़ स्मार्ट टाउन और स्मार्ट शहर की ही खबरें होती थी, उद्योगपतियों का ही गुणगान होता था। ये तो भोले भाले नागरिकों ने अपने बलबूते शहर के नारकीय जीवन को तिलांजलि देते हुए अपने पूर्वजों की गांव की ओर कूच करने का फैसला करके एक इस शताब्दी के महान सत्याग्रह का सूत्रपात तो कर ही दिया और उसके बाद ही सरकार हिली। उसके बाद ही सरकार ट्रेन चलाने लगी, बस चलाने लगी। इसके पहले नहीं सोचा गया कि बस चलाई जाए। फिर उसमें किराए के सवाल। अरे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वो कितनी बार विदेशों की यात्रा की। नज़दीक के नेपाल जाने में भी 3 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, भूटान जाने में 6 करोड़ खर्च हो जाते हैं, अमेरिका जाने पे 23 करोड़ खर्च कर देते हैं। आप इस देश के आम लोगों को जो सड़कों पे चल रहे हैं, जिनके तलवों में फपोले पड़ गए हैं, उनके लिए आप एक सुविधाजनक रेल भी नहीं चला सकते। दुनिया में विभिन्न देशों में रेल प्रबंधों के मामले में तीसरे या दूसरे दर्जे की हैसियत रखते हुए भी आज हालत ये है कि आपकी श्रमिक ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं।
अभी एक आंकड़ा आया है कि इन रेलों में अब तक भूख और प्यास से 80 लोगों की मौत हुई है। एक ट्रेन को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। आप 1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन लोगों को जो उसमें बैठे हैं उसके पानी के पाउच के लिए 2 रोटी और चावल के लिए 20-30 रुपया भी खर्च करने की स्थिति में नहीं है। अगर पूरे ट्रेन में अगर 1000 लोग सवार हैं और सबको अगर ये 40-50 रुपये का ही पानी और खाना दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये 30-35 हज़ार से ज़्यादा का खर्चा नहीं है। आप ये 30-35 हज़ार भी नहीं कर रहे हैं। सड़कों पर जो है रेल से उतरती है लाश, रेल के शौचालय के डब्बे में सड़ती है लाश। क्या ये अच्छे दिन हैं? ठीक है, कोरोना आया है, कोरोना से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। बचने के लिए हम लॉकडाउन किए हैं। लॉकडाउन करने का मतलब यह है कि हमारे अस्पताल ठीक नहीं हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी पर्याप्त नहीं है। और स्वास्थ्य को लेकर के कहाँ चेतना फैलाई गई। आज भी यही आपाधापी है कि दवाई की बिक्री हो, लोगों का इलाज कम हो। इसी मेंटलिटी से इस रोग का, इस महामारी का भी उपयोग करने की कोशिश करती हुई दिखाई जा रही हैं शक्तियाँ, जो व्यावसायिक शक्तियाँ। महात्मा गांधी की एक छोटी सी पुस्तक है आरोग्य की कुंजी। अगर वह देश के सभी बच्चों की प्राथमिक क्लास में अनिवार्य पुस्तक बना दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इस देश के सरकारों को बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि जहाँ अज्ञानता है, और अज्ञानता है तो संयम भी नहीं है। गांव की हालत, महात्मा गांधी जी गांव को भारत की आत्मा तो कहते थे, लेकिन उसके बाद भी आचार्य विनोबा भावे ने 2 दशकों तक इस देश में पदयात्राएं की, ग्राम स्वराज का आंदोलन चलाया, ग्राम दान के अभियान चले। उस समय गांव-गांव में, गलियों में गाने गाए जाते थे। बोल रहा है संत विनोबा, करके ऊंची बाँ रे, ग्राम दान से बन जाएगा गोकुल अपना गांव रे। कहाँ बन सका गांव? विनोबा जी की कोशिश से लाखों एकड़ ज़मीन हासिल हुई, और वह ज़मीन उन्होंने इस देश के भूमिहीनों के लिए मांगी थी। लोगों ने दिया, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव था कि लोगों ने ज़मीनें दी। उसके बाद अभी बिहार का आंकड़ा है कि वहाँ लाखों लोगों को ज़मीन दी गई, लेकिन उस ज़मीन पर उस भूमिहीन को टिकने नहीं दिया। ऐसे 2.5 लाख किसान बिहार में हैं जिनको भूदान की ज़मीन मिली। अगर उस ज़मीन पर उनको टिकने दिया जाता, वो वहाँ थोड़ी बहुत खेती करते, उसको थोड़ा सा संबल मिलता, सरकारी सहयोग मिलता, तो वो 2.5 लाख लोगों के बच्चे आज नोएडा में और मुंबई में रिक्शा चलाने के लिए नहीं आते। और स्कूलों की व्यवस्था ही ठीक नहीं है, बच्चे पढ़े कहाँ? तो वो चले आते हैं गांव से शहरों में। उनके गांव से और भी लोग पहले से आए हुए होते हैं, उनके साथ वो भी रहने लगते हैं एक सामूहिक की तरह। एक रिक्शा मिल जाता है, जीते हैं कुछ तरह से। क्यों? इसलिए कि गांव में आज भी जातिवाद है, गांव में आज भी दबंगवाद है, गांव में आज भी भ्रष्ट और
लुटेरों का राज है। और ये जो सरकार है, ये सरकार गरीब से गरीब लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई काम नहीं कर पाती, क्योंकि इनको वोट की राजनीति रहती है। सत्ता में बने रहने के लिए ये जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं देते हैं। यानी पुलिस भी दबंगों के पक्ष में, कोर्ट भी दबंगों के पक्ष में। वह एक असहाय आदमी फिर कहाँ जाए। तो विनोबा जी ने ग्राम स्वराज का आंदोलन चलाया। 2 दशकों तक उनकी पदयात्रा होती रही। इस देश के गरीब से गरीब लोगों के हित में, भूमिहीनों के लिए उन्होंने ज़मीन इकट्ठी की। और उसके बाद अभी तक किसी भी राज्य में उन ज़मीनों का ठीक से वितरण करने में सरकारों ने कोई सहयोग नहीं किया। कई जगह तो भूदान भंग कर दिए गए। और ज़मीन मिलने के बाद ये जिम्मेदारी सरकार की थी कि उस ज़मीन पर उस भूमिहीन को टिकने दिया जाए, लेकिन उनको टिकने नहीं दिया गया, उनको खदेड़ दिया गया। भय इतना हुआ कि वो गांव में रहे तो रहे कैसे। वो धीरे धीरे गांव से अपने निकट के कस्बे में, और फिर निकट के कस्बे में रेल का स्टेशन भी होता है, तो रेल पे बैठ के दिल्ली, बम्बई, पूना, मद्रास। मैं जब डोडा किश्तवाड़ के रास्ते से, यानी हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर की सीमा वाले इलाके से सड़क मार्ग से गुजरते हुए जा रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि चनाब नदी के किनारे किनारे विस्फोट कर सड़कों के लिए, पहाड़ों को तोड़कर सड़कों के लिए जगह बनाने में जो लोग लगे थे वो बिहार के लोग थे, सीमा सड़क संगठन की तरफ से। और उस विस्फोट में और उस निर्माण में बहुत से बिहारी नागरिकों का प्राण भी चला जाता। बहुत ही असुरक्षित स्थिति में वो काम कर। मैंने पूर्वोत्तर में भी देखा बिहार के नागरिकों को काम करते हुए। मैं विजयवाड़ा में भी नदी के किनारे गोलगप्पे बेचते, पानी पिलाते, दिल्ली में भी। यानी शहरों में भी आए तो ये यहाँ कोई तरक्की करने के लिए नहीं आए थे। एक तरह से वो ICU की तरह था कि अरे गांव में तो जान ही चली जाएगी, चलो शहर में थोड़ी सी कोशिश से जान बचा लेंगे। लेकिन यहाँ तो शहर भी उनके लिए यातनागृह से कम साबित नहीं हुआ। बहुत सारे लोग अभी हाल में समाचार पत्रों में अब प्रवासी मज़दूरों के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में थोड़ी बहुत खबर आने लगी है। नहीं तो पिछले 2 दशकों से जब मैं चंडीगढ़ में मज़दूर बस्ती की खबर लेकर किसी दूसरे अखबार के पास गए तो उस अखबार ने कहा कि नहीं 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 नहीं, मैं गाँव की खबरें और ये झुग्गियों में रहने वाले लोगों की खबरें नहीं छापता, क्योंकि शहर के लोगों को उन झुग्गियों से बड़ा ऐतराज़, जबकि उन झुग्गियों में वही लोग थे जो चंडीगढ़ शहर का निर्माण कर रहे थे, जो चंडीगढ़ शहर की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। लेकिन नहीं, उनकी समस्याओं की खबर जो है अखबार में छापेंगे तो ये सेक्टरों में रहने वाले नागरिक क्षुब्ध हो जाएंगे, इसलिए उनकी खबर नहीं छापेंगे। यानी ये श्रम करने वाले लोगों के साथ नफ़रत, द्वेष का जो सिलसिला है ये लॉकडाउन के बाद नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। और इसमें श्रम कार्यालयों की जो भूमिका थी वो भूमिका नगण्य रही। इन श्रम
कार्यालयों ने, श्रम अधिकारियों ने हमेशा कंपनी वालों से ही समझौता किया। शंकरलाल जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी पंक्तियों से हमारा उत्साह बढ़ता चला जा रहा है और मैं यह समझता हूँ कि यह उत्साह सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को समर्पित है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह करने की ताकत भी जो है ना, वो शहर के लोगों में नहीं है, संपन्न लोगों में नहीं है, धनाढ्य लोगों में नहीं है। सत्याग्रह करने की और कुर्बानी करने की अगर ताकत है तो वह किसानों को है। किसानों में ही क्षमता है, क्योंकि उनको किसी का डर नहीं। वो खलियान में भी सो लेते हैं, वो वक्त पड़ने पर तबेले में भी सो लेते हैं। उनको कोई भय नहीं। भय और मुश्किलें तो उनको होती हैं जिन्होंने किला जैसा साम्राज्य, किला जैसा घर बना रखा है। इस देश के लोगों के अंदर महात्मा गांधी जिस नैतिकता की बात करते थे, जिस नैतिकता के मानदंड को उन्होंने कायम किया अपना एक सच्चा अच्छा सा जीवन जीकर, उसके बीज अभी भी इस देश के लोगों में है। उसको जगाने की ज़रूरत है। अगर वो जगते हैं तो एक नया माहौल तो बनेगा ही। अभी लॉकडाउन के पहले, आदरणीय मोदी जी के सत्ता में आने के पहले, सिविल सोसाइटी का एक आंदोलन हुआ था जिसे अन्ना आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अन्ना आंदोलन भी पूरे देश भर में उसी तरह से व्यापक होने लगा था जिस तरह से कि शाहीन बाग का आंदोलन व्यापक होने लगा था। अन्ना आंदोलन से निकली हुई शक्ति से एक नया प्रयोग हुआ, एक नई पार्टी बनी, एक नई सरकार बनी। लेकिन अन्ना आंदोलन का प्रभाव जिस तरह से राष्ट्रव्यापी बनने जा रहा था, उस पे लगाम लग गया। फिर इतिहास में अभी तक मुस्लिम महिलाओं ने संविधान सम्मत निर्णय पर पक्ष रखने के लिए जो आंदोलन चलाया, वो भी बेमिसाल है। हम सरकारों के, सत्ताओं के इतिहास दोहराते हैं कि ये 22 साल की सरकार हो गई, ये 6 साल की सरकार हो गई, 5 साल की सरकार हो गई, लेकिन हम लोकशाही के इतिहास को दर्ज नहीं करते। लोकशाही का इतिहास यही है कि महात्मा गांधी के बाद आचार्य विनोबा जी ने भूदान यात्रा की, ग्राम स्वराज आंदोलन चला, फिर आपातकाल आया, फिर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चला और इस लोकशाही ने इस देश की 3 दशकों से केंद्र में शासन कर रही कांग्रेस के शासन को उखाड़ के फेंक दिया। ये लोकशाही की ताकत थी। और फिर आपातकाल में अनुशासन पर्व कहने पर विनोबा जी की इस उक्ति को लेकर गांधीवादी जमातों में फाड़ हो गया, 2 फाड़ हो गया। और जब से वे टूटे, अलग अलग हुए, तो वो शक्ति विहीन हो गए। नहीं तो विनोबा जी द्वारा पहले महात्मा जी के बाद विनोबा जी के बाद जयप्रकाश नारायण जी, इन सब लोगों के द्वारा जो एक शक्ति पैदा की गई थी, एक लोकशाही कायम की गई थी, वह लोकशाही अब धीरे धीरे सिकुड़ सी गई है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भी इस लोकशाही का चेहरा व्यापक नहीं हो पा रहा है। हमें गांधी जी को याद करते हुए यह रखना, यह इस पर विचार करना ज़रूरी है कि ये जो लोकशाही थी वो जो ख़त्म हो गई,
इसे फिर से बहाल करना चाहिए, नहीं तो फिर यह देश धीरे धीरे उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जो लोग इस देश में सिर्फ मुनाफा कमाना चाहते हैं, श्रम नहीं करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही अनाथ, असहाय, लाचार से हो जाएंगे। आज जो लोग वापस लौट रहे हैं, इनको लेकर एक संगठित रचनात्मक प्रयास तो किया ही जा सकता है। वैसे भी अन्ना आंदोलन के दौरान सिविल सोसाइटी जिस तरह से सक्रिय दिखाई पड़ रही थी, वह सिविल सोसाइटी भी अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है। मेरे पास एक किताब है कि देश भर में कितनी ग्रामीण संस्थाएं काम कर रही थी। एक मोटी सी किताब है, हजारों संस्थाएं जो है गाँव के विकास में लगी हुई थी। गांव गांव में युवकों को बैठने के लिए कहा गया था, वो गांव के विकास के लिए थे। मैंने भी सुचेता कृपलानी शिक्षा निकेतन जोधपुर में 1 साल तक ग्रामीण विकास कार्यकर्ता प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वो प्रशिक्षण अब खत्म हो गया। वो प्रशिक्षण अगर लगातार होता रहता, अब तो मैं नई पीढ़ी से बात करता हूँ कि भाई गांधी जी की बात कर रहे हैं। गांधी जी त्याग सिखाते थे। गांधी जी की बात सोचेंगे तो हम कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। मुझे तो घर खरीदना है, बंगला खरीदना है, बाल बच्चों को विदेश में भेजना है। तो मध्य वर्ग का ये ख्वाब बन गया, और उनके इसी ख्वाब को बनाए रखने में हमारे सड़कों पर चलने वाले नागरिकों ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। कोई उनके यहाँ कपड़े धो रहे हैं, कोई उनके यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, कोई उनके यहाँ ये कर रहे हैं। तो हमें लोकशाही को बढ़ाने की दिशा में चिंतन करना होगा, लोगों को संगठित करना होगा। मैं आदरणीय राम मोहन राय जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, इसलिए कि उन्होंने मेरे जैसे कई लोगों को यहाँ मौका दिया और एक माहौल को रचने की कोशिश की है। इन्होंने यहाँ जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया, इन सब लोगों को लेकर बाद में भी तरह तरह के विषयों को लेकर के चर्चा की जाए। और क्योंकि आपने जिन जिन लोगों को यहाँ बुलाया है, वो ये सब लोग त्याग करने में पीछे हटने वाले लोग नहीं दिखाई पड़ते हैं। सबके मन में एक छटपटाहट है, एक व्याकुलता है। उनकी व्याकुलता को संगठित कर कुछ आगे के लिए भी नए अध्याय रचने के प्रयास किए जाते हैं। तो कितनी बार रोऊंगा मैं। कभी फेसबुक पर तलवों के फपोले दिखा दिए जाते हैं तो झट से आंसू बहा जाते हैं। कभी सड़क पर, प्लेटफॉर्म पर माँ के लाश से चादर हटाता हुआ कोई बच्चा दिखता है। और तो और आपने जब कह दिया भाई कि रेल बंद है, तो आपको यह भी सचेत करना चाहिए था कि भाई रेल पूरी तरह से बंद नहीं है, मालगाड़ी चल रही है, पैसेंजर गाड़ी नहीं चल रही है। अगर यह सूचना फैला दी गई होती सरकार की ओर से, तो उस पटरी पर लोग नहीं सोते। उनको एक आशंका रहती कि पैसेंजर ट्रेन भले मेरे लिए नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को सामान पहुंचाने के लिए तो मालगाड़ी चलती ही रही। इतनी सी एक सूचना भी होती तो शायद मैं समझता हूं कि उन 16 नागरिकों की जान नहीं जाती। कई जगहों पर
हमारी लापरवाही सामने आई है। इसलिए हमें धीरे धीरे लोगों को अपने बल पर खड़ा होने और सरकार पर भरोसा कम करने की बात करनी पड़ेगी। लोग मांगने नहीं जाते हैं, सरकार में जाने के लिए विभिन्न पार्टियों के लोग आ जाते हैं कि अरे भाई मैं तेरे गांव का हॉस्पिटल बना दूंगा, मैं तेरे गांव का पुल बना दूंगा। मैंने देखा हिमाचल प्रदेश में नीचे से ऊपर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हैं जगह जगह। मैंने पूछा इन सीढ़ियों को, तो बोला हमारे पूर्वजों ने अपने से बनाया है। गांव में लोगों ने तालाब खोदे, अब गांव के लोग शहर में आ गए तो वहाँ तालाब का उपयोग कम हो गया, तो दबंगों ने उसको भर के समतल बना के अपना फार्म हाउस बना लिया। अगर लोकशाही को जगाएंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का भी संरक्षण होगा, नहीं तो अभी जिस तरह की सरकार चल रही है और जिस तरह के लोग प्रभाव में हैं, उनका मकसद तो एक संपन्न राष्ट्र बनाने का है। अब सरकार कहती है कि गांव में तो इंटरनेट के कनेक्शन पूरी तरह से लगा दिए गए हैं। ये सरकार उपलब्धि के रूप में बता रही है। अभी जो लॉकडाउन के पहले जब बजट पेश किया गया तो उसमें ये कहा गया कि गांव-गांव में जो है ये नेट चला गया है और इस नेट का क्या उपयोग हो रहा है? एजुकेशन के लिए हो गया है, टिकटॉक होने के लिए हो गया है, वीगो बनाने के लिए हो गया है, पोर्नोग्राफी देखने के लिए हो गया है, लोगों के साथ एक दूसरे से छेड़छाड़ करने के लिए हो गया है। जब आपने प्रशिक्षण ही नहीं दिया, गांव की अज्ञानता को दूर ही नहीं किया, तो उसके हाथ में इस तरह का हथियार क्यों सौंप दिया? हम लोगों के हाथ में वह सब कुछ छोड़ रहे हैं। गांधी जी गांव की अज्ञानता को मिटाना चाहते थे। वो सफाई का पदार्थ पाठ पढ़ाकर लोगों को सारी दुनिया में हो रही गतिविधियों से भी अवगत कराना चाहते थे। उनकी दृष्टि व्यापक थी। विनोबा भावे जब पहला भूदान कराकर जा रहे थे तो उनको बुलाया गया था पंचवर्षीय योजना की बैठक में। वो वहाँ गए और आए। उनको विश्वास नहीं था इस देश की नौकरशाही गांव के विकास के लिए कुछ करेगी। देश के लोगों को तो उसी समय सतर्क हो जाना चाहिए था जब विनोबा जी ने सतर्क किया। क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं में वीडियो भ्रष्ट हो गए, सीओ भ्रष्ट हो गए, और इन वीडियो और सीओ ने गांव के लोगों को कुछ समझा ही नहीं। पंचायती राज संस्थाओं में संशोधन किया गया ताकि गांव का उद्धार हो। आपने उद्धार कर दिए, उसमें ढेर सारे अधिकार दे दिए गए, लेकिन वो सारे अधिकार इस्तेमाल में नहीं करने दिए गए। वो अधिकारी लोगों के कठपुतली बन गई। पंचायती राज संस्थाओं में जो जनप्रतिनिधि बन गए थे, ठीक है, महिलाओं को भागीदारी दी गई, लेकिन महिलाओं को भी कहाँ राज करने दिया पंचायती राज संस्थाओं में? सब प्रधानों के पति हो गए। तो केवल सरकार के भरोसे और सिर्फ सरकार को तोहमत लगा के हम यह सोचेंगे कि इस देश की जनता मजबूत होगी, तो यह एक भ्रम है। हमें लगता है कि हमारा यह देश है और हमें इस देश के लिए कुछ करना है, तो हम सरकार के मुहताज हुए बिना हमें लोगों को संगठित करना पड़ेगा। अभी तो मनोज मेहता जी लोगों की आदत सुविधा भोगने की बना दी गई है, इसलिए वो आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन तो वो करते हैं जो वैचारिक रूप से
समझदार होते हैं, जिनके सामने दूरदृष्टि होती है, आंदोलन वो करते हैं। आपका बिल्कुल कहना ठीक है, लेकिन नेतृत्व तो मैं कहता हूँ कि हमेशा कोई एक आदमी कृष्ण की तरह, राम की तरह नेतृत्व करने वाला आए, यह कोई ज़रूरी नहीं है। हमें जब हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति सब कोई मिलकर सहजीवन जी रहे हैं, तो हमें एक साझा नेतृत्व की कला भी विकसित करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वह एकाध अवतारी पुरुष के मुकाबले वह साझा नेतृत्व कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। और साझा नेतृत्व विकसित करने के लिए हमें अपना दिल थोड़ा बड़ा करना होगा। जैसे अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं, गांधीवादियों की संस्थाएं हैं, अन्य तरह की संस्थाएं हैं, लेकिन इन संस्थाओं में आपस में मेल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक दूसरे नेतृत्व के बीच प्रतिस्पर्धा है, नापसंदगी है। तो इसलिए हमें मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए ये तो तय हो चुका है कि इस देश में 40-50 करोड़ लोग तो बहुत ही बुरी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। और अगर इन 40-50 करोड़ लोगों को ध्यान में रखकर अगर कोई योजना नहीं बनती है, कोई प्रयास नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि 10-20 करोड़ लोग और उन्हीं की तरह हो जाएंगे। अभी सब लोगों के खाते में पैसे भेजने की ज़रूरत है। मोदी जी की तरफ से हर महिला जनधन वालों को 500 रुपये के मिल रहे हैं। 500 रुपया तो आया, लेकिन जो चीज़ 20 रुपये में मिल रही थी वो चीज़ 50 रुपये में मिल रही है। 500 रुपया तो भेज दिया, लेकिन जो जमाखोरी कर रहा है, जो कि दाम बढ़ा के मुनाफाखोरी कर रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं। लेकिन एक सीधी सादी महिला अगर अपने बच्चे को लेकर सड़कों पे जा रही है गांव की तरफ, तो उसको पुलिस का डंडा चलेगा, उससे उठ बैठ करवाया जाएगा, वो भारत माता को उठ बैठ कराया जाएगा, क्योंकि उस पुलिस के मन में भारत माता के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उस पुलिस को सिर्फ अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाए हुए कानून थे, उस कानून की रक्षा करने के लिए अपने डंडे चलाने हैं। ठीक है, मानता हूँ कहीं कहीं पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, लेकिन कहीं कहीं इतनी खराब भूमिका भी निभाने की क्या ज़रूरत थी? आपके हाथ में डंडे थे। आप कह रहे हैं कि इंटरनेट फैला दिया पूरे देश में, गांव-गांव में, ये कर दिया, वो कर दिया। आप क्या लोगों को इतना समझदार नहीं समझते कि उनसे बातचीत करके भी कुछ बातें की जा सकती हैं? आप उनको डंडा, कहीं कछुआ बना रहे हैं, कहीं कुत्ता बना रहे हैं। और ऐसे दृश्यों को देखकर हम भी अपमानित करते हैं, जब मैं ये महसूस करता हूँ कि वो हमारा भाई है। और है, वो भारतीय है, हम भी भारतीय हैं। आप उनको डंडे चला रहे हैं। तो ये पुलिस विभाग को भी अभी जो गांव में जो लोग पहुंच रहे हैं, अब बहुत सारे विचारक आ गए हैं, अब बता रहे हैं कि गांव में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अभी तक नहीं लिख रहे थे गांव के बारे में लोग, अभी तक वो वही सांप्रदायिकता के सवाल पे लिख रहे थे, किसी सरकार के मुखिया की तारीफ में गुणगान कर रहे थे। लेकिन अब वो गांव के बारे में भी लिखने लगे हैं। आज पत्रकार दिवस है, और इस पत्रकार दिवस पर थोड़ी शर्म भी आ रही है, क्योंकि कुछ पत्रकारिता ऐसी हो रही है जिसमें इस देश के आम नागरिकों के लिए कोई जगह नहीं है।
वो नागरिकों को सांप्रदायिकता की दृष्टि से देखते हैं। वो इस देश के लोगों के लिए पत्रकारिता नहीं करते हैं, वह इस देश के एक किसी जमात के लिए पत्रकारिता करते हैं। और ऐसा नहीं था, महात्मा गांधी जब जिंदा थे तब उसके समय में भी कुछ पत्रकार ऐसे ही सांप्रदायिकता की खबरें लिखते लिखते बाज नहीं आते थे। अभी पत्रकारों अखबारों की हालत ख़राब है, पन्ने कम हो गए हैं, विज्ञापन नहीं मिल रहा है। केजरीवाल जी ने अभी 2 दिनों से आइसोलेशन को लेकर के 2-2 पेज पूरा पेज विज्ञापन दिया है। तो अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो ये चलेंगे भी नहीं। तो अब जब ये गांव लौट रहे हैं तो इन गांवों में अभी एक और अच्छी बात हुई कि आप ठीक से प्रबंध करके लोगों को गंतव्य तक पहुंचा नहीं पा रहे, लेकिन शराब खरीदने के लिए लोग आ सके, इसके लिए 1 किलोमीटर लंबी जो लाइन लगती है उसके बीच डिस्टेंस कायम करने के लिए गोल घेरा बनाने के लिए काम कर देते हैं। अब गांधी जी के इस देश में जब लोग कोरोना से परेशान हैं, रीता जी सही बात कह रहे हैं, व्यक्ति पूजा का भ्रम टूट रहा है। अभी अपने शासनकाल के 6 साल पूरा होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश की ताकत है। उन्होंने अपनी ताकत की बात नहीं की, देश की ताकत की बात कही कि इस देश में ताकत है। साथ में उन्होंने भी कहा कि एक हाथ में अगर कर्म है, हुनर है, तो दूसरे हाथ में सफलता है। तो मुझे लगता है कि ये सब तो लोग गांधी जी की किताब पढ़कर, डॉक्टर अंबेडकर साहब की किताब पढ़कर जान लेंगे। उनको तो भेजा गया है एक बेहतर प्रबंध करने के लिए। इस आम लोग जो सड़कों पे चल रहे हैं, इनको सुख देने के लिए, इनको साक्षर बनाने के लिए, इनको योग्य बनाने के लिए। हथियारों की होड़ भी है, उन्माद भी है। यानी सरकार की बात होगी, सत्ता की बात होगी, लोगों के सुख चैन की बात नहीं होगी। और अगर लोगों के सुख चैन की बात नहीं होगी और सिर्फ सत्ता में जाते रहने की टिकड़ों की बात होगी, तो वोट पाने की आकांक्षा रखने वाले लोग समाज तोड़ेंगे और तोड़ते हैं। इसलिए ये भी कहा जाता था कि हमारा देश गुलाम है, लेकिन गांव आज़ाद था उस समय, क्योंकि जो गांव की ताकत थी, गांव की जो कला थी, जो कुशलता थी, उन सब को हम अपने देश के आज़ादी के बाद की सरकारों के प्रतिनिधियों को तो दोषी मानते ही हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा दोषी हमारे यहाँ रहने वाले अंग्रेज़ थे। हमें उन सब बुराइयों से मुक्त हो जाना चाहिए था जिन बुराइयों का फल में पेड़ वो लगा कर गए थे। हम उन पेड़ों को नहीं काट सके। अब तो आप अगर सही में लोकशाही की बात करेंगे तो उसको कोई समाचार पत्र भी आपको जगह नहीं देगा। ये तो गनीमत है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लगी है। सोशल मीडिया का सदुपयोग भी हो रहा है और दुरुपयोग भी हो रहा है। आजकल तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बच्चे हमेशा मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की भी बात हो रही है।
ऑनलाइन पढ़ाई बहुत व्यवहारिक पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का मतलब टिकट का रिजर्वेशन कराना नहीं है। वो जो एक हॉल में टीचर आते हैं और अपने व्यवहार से, आदर्श से जो शिक्षण देते हैं, उस शिक्षण का मुकाबला ऑनलाइन से नहीं हो सकता। तो मैं बात कर रहा था गांधी जी की, मैं बात कर रहा था आज के गांव की, मैं बात कर रहा था प्रवासी मजदूर बनाम भारतीय नागरिक की। इन तीनों विषयों को हम अलग अलग कंपार्टमेंट की तरह यहाँ नहीं रख सकते थे, क्योंकि ये तीनों विषय एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, खींचे हुए हैं। तो इसलिए जहाँ गांधी की बात की वहीं हमने भारतीय नागरिकों की बात कही, वहीं हमने गांव की बात कही। अभी एक खबर मिली कि बिहार में नशाबंदी है, लेकिन शराब की तस्करी के लिए वहाँ किशोर उम्र के लड़के जो है लगे हुए और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो किसी भी चीज़ को पूरी समग्रता से क्यों नहीं देखा जाता है? काम कर दिया, फॉलो अप छोड़ दिया। काम करने में, आयोजन करने में, अनुष्ठान करने में, अभियान चलाने में अच्छी खासी रकम खर्च होती है, और जब उसका फॉलो अप ही नहीं होगा तो उसको करने का कोई औचित्य ही नहीं है। पवन कुमार आर्यन जी, अभी आप मीडिया के इन घरानों पर कोई भरोसा नहीं कर सकते। अगर उस समय के तत्कालीन मीडिया घरानों पे भरोसा गांधी जी कर लिए होते तो उनको स्वयं का अपना अखबार नहीं निकालना पड़ता, और उन्होंने स्वयं आंदोलन को बढ़ाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, एक नए भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए, और सचमुच में वो लोकतंत्र से पहले स्वराज्य कायम करने की बात कर रहे थे, उसके लिए वो अखबार स्वयं निकाले। कभी कभी वो अपने अखबार निकालने के पहले किसी दूसरे अखबार में भी लिखते थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये प्रयास काफ़ी नहीं है, तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी अखबार निकाला, फिर हिंदुस्तान में भी निकाला, और बिना विज्ञापन के निकाला। और वो कहते थे कि लोगों के भरोसे ही अखबार निकालना चाहिए, क्योंकि अखबार, अगर लोगों की ज़रूरत नहीं है तो अखबार बंद हो। सतीश जी, आप ठीक कह रहे हैं कि जो सत्य के साथ चलकर हम जैसे लोग पत्रकारिता का कर्तव्य निभा रहे हैं, उनका चूल्हा सुना है, बिल्कुल सुना है। यह एक विडंबना है, और इसलिए हम सब लोगों को संगठित होना पड़ेगा। एक समान विचारधारा वाले लोगों को एक जगह खड़ा होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन के पहले फैसला दिया था कि सिविल सोसाइटी को लोकतंत्र के मानदंडों को बनाए रखने के लिए, संविधान को बचाए रखने के लिए, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए, बेहतर समाज कायम करने के लिए सिविल सोसाइटी को, जागरूक लोगों को संगठित होकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और अगर हम यह भूमिका नहीं निभा सकते हैं तो कल आपको यह महसूस करना पड़ेगा कि आप अपने अच्छे देश में एक गलत व्यवस्था में जी रहे हैं। और इस देश में आंदोलन हुए हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन तुरंत
ऐसे ऐसे लोग काबिज हो जाते हैं कि फिर लोग ठगे जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब कम से कम गांधी जी की जयंती 150वीं जयंती पर हम यह सोच सकते हैं कि पिछले 150 सालों के भारत के उतार चढ़ाव, घटनाएं, परिघटनाएं, दुर्घटनाएं, सबका एक आमूल चूल आकलन करके एक नया निष्कर्ष निकालकर अहिंसात्मक तरीके से सबके सुख के लिए, सबकी तरक्की के लिए भारत की आत्मा को बचाने का प्रयास जो है किया जाना चाहिए। आप सब लोगों ने बड़े गौर से हमारी बात सुनी। सतीश जी मुझे भी व्हाट्सएप पर भेजिएगा इप्टा समाचार को। बहुत बहुत शुक्रिया हेना चक्रवर्ती जी। राजनारायण जी ठीक कह रहे हैं, जो लोग सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं ऐसे तमाम पत्रकारों को मिलकर एक सहकारी संस्था बनाकर एक सामूहिक समाचार पत्र निकालने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन पत्रकारों में आपस में दोस्ती नहीं होती, मेल नहीं होती, सब में एक दूसरे के प्रति इतनी प्रतिस्पर्धा होती है कि वो एकजुट होकर किसी मिशन के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो लोग संघर्षशील पत्रकार अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, देश के लिए कुर्बान होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वे तमाम लोग एकजुट होकर एक सहकारी संस्था बनाकर एक समाचार पत्र प्रकाशित कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आपकी झुग्गी पवन जी कहाँ है? मुझे कभी बुलाइएगा। वैसे तो मैं देश भर की झुग्गियों का दौरा कर चुका हूँ। 3 बार सड़क मार्ग से देश के 29 राज्यों का, अब 29 राज्य नहीं हैं, 29 राज्यों का सड़क मार्ग से दौरा किया था और देश के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और सुविधाओं का आकलन किया था। और उस समय लगा था कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य ही बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और आज कोरोना ने बता दिया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा मुद्दा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि हमारा जो कार्यकाल था वो संपन्न हो रहा है। हम फिर मिलेंगे, लगातार मिलेंगे, क्योंकि जब पता चल जाता है अपने समान विचारधारा वाले लोगों के बारे में तो फिर उससे अलग रहा भी नहीं जाता। और समान धर्मा लोग एकजुट हो जाएं तो सबसे बड़ा सौभाग्य है। नहीं तो यह बड़ी समस्या रहती है कि समान धर्मा नहीं मिलते। जैसे हम हैं वैसे आप हों, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, ऐसा तालमेल जो है सौभाग्य से ही हो पाता है। नहीं तो पति पत्नी भी साथ साथ रहकर एक दूसरे के बीच प्रेम और सहयोग पैदा करने के लिए बहुत कुर्बानियाँ करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तभी यह सौभाग्य बन पाता है। दीपक जी, आपके उत्साहजनक मार्गदर्शन में हमने अपने अनुभव और सपनों को व्यक्त करने की कोशिश की। आपने मौका दिया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप कहेंगे अरे आभार क्यों व्यक्त करते हो, लेकिन नहीं, आभार व्यक्त करने दीजिए, यह सिलसिला चलने दीजिए, एक दूसरे को महसूस होने दीजिए। नहीं तो चुपचाप हम लोग एक दूसरे को चुप चुप खड़े हो, ज़रूर कोई बात है वाली बात हो जाएगी। सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।